नमस्कार, मैं डॉक्टर यदु शर्मा आज आपके समक्ष शिक्षा मनोविज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण यूनिट अभिवृद्धि एवं विकास को लेकर प्रस्तुत हूँ। प्रभावी और कुशल शिक्षण हेतु एक अध्यापक को अधिगमकर्ता के अभिवृद्धि एवं विकास की जानकारी होना अति आवश्यक है। इसी आधार पर अध्यापक कक्षा शिक्षण की रचना तैयार करता है। इस कारण विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इस यूनिट से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम पूर्ण मनोयोग के साथ इसका अध्ययन करते हैं। प्रस्तावना। बालक के विकास की प्रक्रिया जन्म पूर्व जब वह माता के गर्भ में आता है तभी से आरंभ हो जाती है और जन्म के बाद शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तथा प्रौढ़ावस्था तक क्रमशः चलती रहती है। इन विभिन्न अवस्थाओं के दौरान ही उसका विकास होता है। अब यहाँ जो आप कीवर्ड्स देख रहे हैं, विकास की प्रक्रिया जन्म पूर्व, यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो अभिवृद्धि और विकास की प्रक्रिया है वो कब से प्रारंभ होती है। तो ध्यान रखें, जन्म पूर्व मतलब जब वो माँ के गर्भ में होता है तो 0 से लेकर 9 माह तक भी अंदर उसके माता के गर्भ में अभिवृद्धि और विकास की प्रोसेस निरंतर चलती है, तभी उसका जो स्वरूप है उसका निर्माण हो पाता है। इसके बाद जब धरती पर आने के बाद उसकी जितनी भी चारों अवस्थाएं, शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, इसमें भी ये प्रक्रिया निरंतर चलती है। विकास एक बहुमुखी प्रक्रिया है। यहाँ जो कीवर्ड्स है वो बहुमुखी प्रक्रिया। फिर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, विकास को हम किस प्रकार की प्रक्रिया मानते हैं? बहुमुखी के माने हैं कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांवेगिक प्रत्येक प्रकार का जब विकास होता है, उन सब का जब संयोजन होता है तभी एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन में बालक का केवल बौद्धिक पक्ष ही नहीं बल्कि उसके व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक अवस्थाएं भी महत्वपूर्ण हैं। विकास के ये सभी पक्ष परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं। जो हमने अभी बात कही थी कि विकास एक बहुमुखी प्रक्रिया है और बालक का यदि आपको सर्वांगीण विकास करना है तो उसमें प्रत्येक अवस्था और प्रत्येक स्तर, ये जब सारी चीजों में परस्पर संयोजन होगा या परस्पर संबंध होगा तभी एक पूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो पाएगा। मनोवैज्ञानिक हर्लाक का कथन है, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। आपने देखा होगा कि जब हम अधिगम की बात करते हैं, सीखने की बात करते हैं, तो पहले प्रयास में और लगातार उस कार्य को करते करते निरंतर जब हम उसका अभ्यास करते जाते हैं तो हम धीरे धीरे उसमें दक्ष हो जाते हैं। तो उसका प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर और हमारे कार्यों पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो हर्लॉक का जो कहना है कि अभिवृद्धि और विकास, जब मानव व्यक्तित्व के निर्माण की बात आती है तो उसमें नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताओं को प्रकट कर पाने में सक्षम होता है। अभिवृद्धि का अर्थ। सामान्य रूप से अभिवृद्धि का अर्थ शरीर और उसके अंगों के आकार, भार, ऊंचाई में वृद्धि से होता है। अब यहाँ जो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, अभिवृद्धि से आशय है, तो वहां अगर आपसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास की बात करता है तो वो नहीं है, बल्कि बालक के शरीर और उसके अंगों के आकार, भार, ऊंचाई में जो वृद्धि होती है उसे हम अभिवृद्धि कहते हैं। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को अभिवृद्धि कहते हैं। गर्भाशय में भ्रूण बनने के पश्चात जन्म के समय तक उसमें जो प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं वह अभिवृद्धि कहलाती है। इसके अतिरिक्त जन्मोत्प्रांत से प्रौढ़ावस्था तक व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से होने वाले परिवर्तन, जो आप इस चित्र में भी देख रहे हैं कि बाल अवस्था है जो कहां तक जाते आते वृद्धावस्था तक का चित्र आपके सामने है, और इस अवस्था में जो परिवर्तन आ रहा है, स्वाभाविक रूप से जो परिवर्तन आ रहा है, ये परिवर्तन उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है और व्यक्तित्व को अधिगम और प्रशिक्षण से प्रभावित नहीं होते बल्कि वो अभिवृद्धि के अंतर्गत आते हैं। हम चाहें कि हम उस व्यक्ति को जो उसका बाल स्वरूप है या उसका जो शारीरिक स्वरूप है उसमें हम परिवर्तन कर दे तो हम परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। तो कहने का आशय कि यहाँ आपसे जो प्रश्न पूछ सकता है कि बालक की अभिवृद्धि के अंतर्गत या बालक की अभिवृद्धि को जो प्रभावित करते हैं तो अधिगम और प्रशिक्षण प्रभावित नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की अभिवृद्धि जो स्वाभाविक वृद्धि है वही उसके होने वाले परिवर्तन उसको प्रभावित करते हैं। अभिवृद्धि की एक दिशा और सीमा होती है, एक लिमिट है, उसी के अंतर्गत यह अभिवृद्धि होती है। प्राय अभिवृद्धि और विकास को एक ही अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है, दोनों शब्द बढ़ने की दिशा की ओर संकेत करते हैं। अब प्रश्न ये कि अभिवृद्धि के बारे में जानकारी का अध्यापक क्यों होनी चाहिए? तो जैसा मैंने भी आपसे कहा था कि जो अभिवृद्धि है वो बालक के सीखने को प्रभावित करती है। एक बालक जिसको अगर 6 महीने का बालक चलने लगता है तो उसका सीखने की गति अन्य बालकों की तुलना में ज्यादा होगी। दूसरी स्थिति, एक बालक जिसकी माता जब वो गर्भ में था उस समय प्रसन्न नहीं थी या किसी कारण तनाव में थी, तो उस तनाव का इम्पैक्ट भी उसके व्यवहार पर आपको दिखाई देगा। वो चिड़चिड़ा होगा,
हर बात से परेशान होगा, स्ट्रेस लेके काम करेगा। जबकि दूसरी ओर अगर माता प्रसन्न रहती है उस दौरान 0 से लेकर 9 माह में, तो उसका प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर दिखाई देगा कि वो एक ऐसी पर्सनैलिटी के रूप में निखर कर आपके सामने आएगा कि हर कार्य को खुशी के साथ करने के लिए प्रेरित होगा। तो यहाँ जो अभिवृद्धि है वो आपके पूरे मनोविज्ञान में हम देखेंगे कि किस तरह से बालक के कार्य और व्यवहार को प्रभावित कर रही है। विकास का अर्थ, विकास का तात्पर्य व्यक्ति में नई नई विशेषताओं क्षमताओं को विकसित होना है, जो कि प्रारंभिक जीवन से आरंभ होकर क्रमशः परिपक्व अवस्था तक चलती रहती है। अब यहाँ जो आपको कीवर्ड्स दिखाई दे रहे हैं उसमें आपसे पूछा जा सकता है विकास से आशय। तो विकास के माने हैं व्यक्ति में नई नई विशेषताओं क्षमताओं का विकसित होना। जब बालक छोटा होता है तो आप देखें कि उसको चलने में तकलीफ होती है, लेकिन एक दिन होता है कि वो दौड़ता है। इसका मतलब एक नई विशेषता उसके अंदर पैदा हो गई, एक क्षमता उसके अंदर उत्पन्न हो गई। इसी प्रकार परिपक्व अवस्था की जब हम बात करते हैं तो अभिवृद्धि और विकास का हम कैसे पता लगाएंगे, वो परिपक्वता स्तर से पता लगता है। जैसे हम मेन रूप से मानते हैं कि टीन एज के बाद बालक परिपक्व हो जाता है। परिपक्व मतलब कि वो समझदारी पूर्ण बातें करने लगता है, उसकी बुद्धि का विकास हो चुका होता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि उसके शरीर की तो वृद्धि हो जाती है लेकिन विकास प्रॉपर नहीं होता, अर्थात वो पूरी तरह से परिपक्व नहीं होता। वो 20 साल का व्यक्ति भी 10 साल के व्यक्ति के समान बात करता है, इसका मतलब कि उसका मैच्योरिटी स्टेज अभी अविकसित या अपूर्ण है। विकास व्यक्ति की क्रियाओं में निरंतर होने वाले परिवर्तनों में दिखाई देता है। अभिवृद्धि तो हमें देखिए, क्योंकि वो लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, भार में वृद्धि हो रही है, इसलिए हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे देती है कि बच्चे की लंबाई बढ़ रही है, बच्चे का भार बढ़ रहा है, तो हम पता लगा सकते हैं। लेकिन विकास अदृश्य है। विकास हम कैसे पता लगाएंगे? जबकि विकास की क्रिया निरंतर चल रही है, परिवर्तन के रूप में दिखाई दे रही है, उसको हम कैसे देख सकते हैं? ये अवयवों की कार्य क्षमता की ओर संकेत करता है। उसकी एफिशिएंसी से हम पता लगा सकते हैं कि उस बालक का प्रॉपर विकास हुआ है। अब क्लासरूम में ये हमें कैसे मदद करेगा कि जो बालक जिसका सर्वांगीण विकास हुआ होता है, आप देखें कि 8वें पीरियड में उसका जो अटेंशन का लेवल होता है वो अन्य बालकों की तुलना में श्रेष्ठ होता है। इसी प्रकार प्रत्येक कार्य को करने की गति उस बालक के अन्य बालकों की तुलना में तीव्र होती है। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि इस बालक की ग्रोथ और डेवलपमेंट पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से। अतः विकास शरीर के गुणात्मक परिवर्तनों का नाम है। यहाँ एक बात जो आप समझ सकते हैं कि अभिवृद्धि जहां संख्यात्मक परिवर्तन की बात करती है कि आपकी लंबाई में बढ़ोतरी होना, एक फिगर देती है, आपको एक आंकड़ा देती है, जबकि विकास आपके गुणात्मक परिवर्तनों को इंडिकेट करता है, जिसके कारण व्यक्ति की कार्यक्षमता, कार्यकुशलता और व्यवहार में प्रगति या अवनति होती है। अगर विकास प्रॉपर होगा तो आपका व्यवहार प्रॉपर होगा, आपकी प्रगति निश्चित होगी। लेकिन अगर आपका विकास ढंग समुचित तरीके से नहीं हुआ है, सही वातावरण में नहीं हुआ है, तो वो व्यक्ति तो धीरे धीरे अवनति की ओर चला जाएगा। हरलॉक के अनुसार विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत एक क्रम से चलती रहती है तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव विकास की दूसरी अवस्था पर पड़ता रहता है। विकास परिवर्तन की ओर संकेत करता है। विकास में एक निश्चित क्रम होता है, विकास की एक निश्चित दिशा और लक्ष्य होते हैं। यहां जो कीवर्ड्स है आप एक बात देख लें कि विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत एक क्रम में चलती है, यानी इसमें आपस में इस तरह से सीक्वेंस चलती है कि अगर बाल्यावस्था में बालक के कंसेप्ट आपने क्लियर कर दिए तो उसको आगे तक पढ़ने में, आपस में उनको लिंक करने में, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने में कहीं भी परेशानी नहीं आएगी। अब उसकी एक अवस्था से वो दूसरी अवस्था में जाएगा तो परिवर्तन भी दिखाई देगा और एक निश्चित क्रम में परिवर्तन आपको दिखाई देगा, एक निश्चित दिशा और लक्ष्य और वो बढ़ता जाएगा। ये विकास है। ऐसा नहीं कि आज तो उसका आप परसेंटेज देख रहे हैं तो 90% पे काम आ रहा है और आज विकास उसका कम हो गया साहब इसलिए वो 40% पे आ गया। ऐसा नहीं होगा। अगर उसका प्रॉपर विकास हुआ है तो 90 से 95 ही होगा, 90 से 85 भी नहीं होगा। अब इसी में एक शब्द और आता है परिपक्वता, जिसका विस्तार से अध्ययन हम आगे करेंगे। इस पूरी यूनिट को हम बहुत डिटेल में तरीके से जब अध्ययन करेंगे तब हम इस परिपक्वता का भी पूरा एक वीडियो तैयार करेंगे, क्योंकि मेन चीज है परिपक्वता। अभिवृद्धि भी हो गई, विकास भी हो गया, लेकिन उसके साथ साथ चाहिए परिपक्वता। व्यक्ति के विकास का क्रम गर्भावस्था में भ्रूण निर्माण के साथ प्रारंभ होता है और जीवन के प्रारंभिक भाग में बहुत तीव्र गति से प्रगतिशील रहता है। गर्भावस्था में बच्चा एक निश्चित सीमा तक परिपक्व होकर जन्म लेता है। जन्म के पूर्व व पश्चात वह विकसित होता हुआ परिपक्वता को ही प्राप्त करता है। जैसे एक फल जब परिपक्व होता है तभी वो पेड़ से अलग होता है, ऐसे ही जब वो अंदर परिपक्वता को प्राप्त करता है तभी माता के गर्भ से वो बाहर आता है।
अभिवृद्धि एवं विकास का प्रत्येक क्रम एक प्रकार से परिपक्वता पर निर्भर करता है। अगर वो अंदर प्राकृतिक रूप से परिपक्व होकर बाहर आता है तो उसका जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसका प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। अभिवृद्धि एवं विकास का लक्ष्य भी परिपक्वता को ही प्राप्त करना होता है, अर्थात जब तक परिपक्वता नहीं आएगी तब तक हम अभिवृद्धि और विकास के बारे में सही आंकलन नहीं कर सकते। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है और उसका लक्ष्य बालक के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन करना है। अब यहाँ जो बात दिखाई दे रही है वो ये कि एक अध्यापक शैक्षिक परिस्थिति में मानव व्यवहार का जो अध्ययन करता है, मानव व्यवहार में जो महत्वपूर्ण बात आती है वो आती है बालक के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाना। वांछनीय परिवर्तन का मतलब कि जो अध्यापक ने तय कर रखा है कि उसके पढ़ाने के बाद बालक के व्यवहार में परिवर्तन आना चाहिए, तो वो परिवर्तन उसके अंदर आए। और वो परिवर्तन कैसे आ सकता है, जबकि शिक्षक को बालक की अभिवृद्धि, विकास और परिपक्वता के विषय में तथा इनके परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तनों को जानना भी आवश्यक है। विभिन्न परीक्षाओं में इसके आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, अभिवृद्धि और विकास में अंतर बताइए। तो यहाँ आप इस टेबल को बड़े ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। अर्थ के आधार पर हम अंतर करते हैं तो अभिवृद्धि का अर्थ शरीर एवं उसके अवयवों में वृद्धि से होता है, जबकि विकास का संबंध शारीरिक वृद्धि के साथ साथ मानसिक परिवर्तन से भी होता है। प्रक्रिया, अभिवृद्धि एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि विकास आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। आपने देखा होगा जब बालक जन्म लेता है तब उस माता को हॉस्पिटल की तरफ से एक चार्ट प्रोवाइड कराया जाता है जिसमें उसकी आयु के हिसाब से उसका कितना वजन होगा, कितनी हाइट होगी, ये सब मेंशन होता है। जब बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है, बच्चे पर भाषा नहीं होती अपनी पीड़ा बताने के लिए, जैसे ही डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर उस चार्ट के हिसाब से सबसे पहले उसका वजन करता है और वजन के आधार पर उस माता से सारी डिटेल इकट्ठी करके ये पता लगाता है कि इसकी ग्रोथ प्रॉपर हो रही है अथवा नहीं। तो एक निश्चित मेजरमेंट का पीरियड वो देख लेता है कि उस समय में उसकी वृद्धि अगर इस तरह से हो रही है तो इसका मतलब बालक नॉर्मल बालक है। विकास आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे जैसे हम वातावरण के संसर्ग में आते हैं वैसे वैसे हम लगातार सीखते जाते हैं और जैसे जैसे हम सीखते हैं वैसे वैसे हमारे विकास का क्रम निरंतर चलता रहता है। अब परिवर्तन, अभिवृद्धि में जो हमारी जो मानवीय स्वरूप है, संरचना है, उसमें मात्रात्मक अथवा परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, जबकि विकास में प्रकारात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तनों का बोध होता है। जैसे आपने एक बच्चे को देखा 5 साल का, जब उसकी लंबाई चौड़ाई जो थी, फिर आप 10 साल बाद जब उससे मिलते हैं तो आप एकदम से उसको लंबा देखते हैं और अधिक लंबा, तो आपको दिखाई देती है वृद्धि। लेकिन जब आप उससे बात करते हैं, उसके व्यवहार को देखते हैं, तभी आप उसके विकास में होने वाले गुणात्मक परिवर्तनों का आप पता लगा सकते हैं। अब है परिपक्वता। अभिवृद्धि की प्रक्रिया आजीवन नहीं चलती, बालक के द्वारा परिपक्वता ग्रहण करने के साथ ही समाप्त हो जाती है। जैसे कई बच्चे बड़े समझदार होते हैं, माता पिता को उन्हें समझाने की आवश्यकता नहीं होती, और कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो उम्र में चाहे 20 वर्ष के हो जाए, 40 के हो जाए, लेकिन वो बात हमेशा बच्चों जैसी करते हैं। तो ये है परिपक्वता। परिपक्वता का मतलब है अभिवृद्धि किसके साथ चलती है, परिपक्वता के साथ। आपकी उम्र, आपकी आयु के अनुसार आप परिपक्व होते जाते हैं और वो परिपक्वता मानसिक स्तर पर जाकर होती है, तभी आप पूर्ण व्यक्तित्व को प्राप्त करने में सफल होते हैं। विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये समाप्त न होकर, हमने जैसा कहा, आजीवन चलती है। अवधारणा क्या बनी, अभिवृद्धि का अर्थ सीमित होता है, ये विकास का ही एक चरण है। यानी विकास की प्रारंभिक अवस्था क्या है, अभिवृद्धि है। विकास एक व्यापक अवधारणा है, विकास में ही अभिवृद्धि निहित होती है। अगर हम किसी के बालक के विकास की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम उसमें अभिवृद्धि की बात ऑटोमेटिक कर रहे हैं। तो कहने का आशय कि विकास के लिए पूर्व शर्त जो है वो है अभिवृद्धि। अब आता है विकास के सिद्धांत। आप सभी जानते हैं कि जब हम मानव विकास की बात करते हैं तो ये सिद्धांत हमें ये बताते हैं कि कुछ सामान्य नियम हैं। उन नियमों के तहत आप जब कक्ष में जाते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की जब हम बात करते हैं, तो वो डिफरेंसेस तो होते हैं हमारे मानसिक आधार पर। और यहां जो हम बात कर रहे हैं विकास की दशा के सिद्धांत में, कि जो बालक की फिजिकल अपीयरेंस, उसके आधार पर हम जो प्रिंसिपल्स देख रहे हैं उनके बारे में हम यहाँ विस्तार से वर्णन करते हैं। पहला है विकास की दशा का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार शिशु के शरीर का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। मनोवैज्ञानिकों ने इस विकास को मस्तकोन्मुखी या शिर पुच्छी दिशा कहा है, जिसके अनुसार पहले शिशु का सिर, फिर धड़ और बाद में हाथ पैरों का विकास होता है।
ये आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि शरीर का विकास किस तरह से होता है। तो उसमें कई प्रकार के ऑप्शन होते हैं, तो ध्यान रखें कि सिर से पैर की तरफ, अर्थात शिरपुच्छीय दिशा या मस्तकोन्मुखी दिशा इसको हम कहते हैं। इसमें पहले सिर का निर्माण होता है। आप देखें जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका सिर काफी बड़ा होता है, जबकि अन्य उसके अंग छोटे होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब वो विकास की तरफ प्रवृत्त होने लगता है, अभिवृद्धि उसकी होने लगती है, तो सिर का जो आकार है वो अन्य अंगों की तुलना में ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाता है। तो यहाँ सिर से वृद्धि पैरों की तरफ, ये आप ध्यान रखें। फिर निरंतर विकास का सिद्धांत। स्किनर के अनुसार विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता। विकास एक समान गति से नहीं होता, बल्कि अविराम गति से निरंतर चलता रहता है। विकास की गति कभी तेज और कभी धीमी रहती है। ऐसा नहीं कि अचानक आप रात को सोए और सुबह उठे तो पता लगा कि आप महामानव बन गए या महादानव बन गए, ऐसा नहीं है, बल्कि हर चीज एक प्रॉपर तरीके से कार्य करती है। अब उसमें यह हो सकता है कि बच्चा जो आज उसने एक अक्षर बोला, फिर वो एक शब्द बोल रहा है, एक वाक्य बोल रहा है, फिर उसने क्या किया कि कुछ वाक्यों का संयोजन करके एक बड़ा वाक्य बोल दिया। लेकिन ऐसा नहीं कि वो तुरंत खड़े होकर भाषण देने लग गया, ये स्थिति भी नहीं आएगी। तो विकास का मतलब है ये आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता, बल्कि समान गति से, अविराम गति से निरंतर चलता हुआ परिवर्तन होता है। विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। वैज्ञानिक अध्ययनों से निश्चित हो गया है कि विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में विभिन्नता होती है। जो व्यक्ति जन्म के समय लंबा होता है, बाद में बड़ा होने पर लंबा होगा। जो व्यक्ति जन्म के समय आकार में छोटा है, तो वो बाद में छोटा ही रहेगा, उसकी हाइट कम ही रहेगी। एक ही आयु के दो बालकों में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। एक ही माता के गर्भ से उत्पन्न संतानों में भी विभिन्नता दिखाई देती है। तो कहने का आशय, व्यक्तिगत विभिन्नता जो आती है वो आपके ग्रोथ और डेवलपमेंट का पार्ट है, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर एक अध्यापक कक्ष में जो व्यू रचना करता है, इसलिए उसे इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जो विकास की गति है उसमें विभिन्नता होती है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आप जो बात बता रहे हैं एक बार में समझ में आती है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको आपको 2 बार बताना पड़ता है, कुछ को 4 बार, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको आप पूरे वर्ष भर बता देते हैं तो भी उनके परिणाम 0 होते हैं। यानी पूरी रामायण पढ़ने के बाद आपने पूछा राम मरा या रावण, तो वहां अंत में भी उसके पास इस बात का सही उत्तर नहीं होता है, अर्थात वो बालक आपका मंदबुद्धि का बालक होता है। विकास क्रम का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास एक व्यवस्थित तथा निश्चित क्रम में होता है। बालक का गामक मतलब मोटर, अर्थात गति संबंधी और भाषा संबंधी विकास एक क्रम में होता है। गामक यानी जो कौशल संबंधी विकास है वो, और गति संबंधी जो भाषा का विकास है वो, ये दोनों एक क्रम में होते हैं। तीसरे महीने का जब बच्चा होता है, यानी 2 माह के बाद तीसरा माह जब होता है, तो गले से एक विशेष प्रकार की आवाज निकालता है। छठे महीने में आनंद ध्वनि खिलखिलाकर वो हंसता है, और 7वें महीने में वो एक एक अक्षर, एक एक शब्द बोलने लगता है, पा, बा, मा, दा बोलने का प्रयत्न करने लगता है। तो ये विकास क्रम का सिद्धांत है, बड़ा व्यवस्थित है, निश्चित क्रम में चलता है। अब ये हो सकता है कि एक बच्चा पा के साथ दूसरा पा लगा के पापा बोल देगा तुरंत, जबकि दूसरा बच्चा उसको कई महीनों तक पा ही बोलता रहेगा। अब उसमें जो अंतर आ रहा है वो उसकी अभिवृद्धि का पार्ट है। परस्पर संबंध का सिद्धांत। बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक पक्ष के विकास में परस्पर संबंध होता है। शारीरिक विकास के साथ साथ उसकी रुचि, ध्यान और व्यवहार में परिवर्तन होता जाता है, और इसी प्रकार उसका गामक तथा भाषा संबंधी विकास भी होता है। शारीरिक विकास बौद्धिक विकास को प्रभावित करता है। अगर आप शरीर से स्वस्थ शरीर है तो ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होगा, और अगर आपका मस्तिष्क भी स्वस्थ है, शरीर भी स्वस्थ है, तो आपका बौद्धिक विकास अन्य की तुलना में ज्यादा होगा, और इन सब का आपस में संबंध होगा। अर्थात ऐसा नहीं है कि शरीर बढ़ गया, मानसिक विकास रुक गया, बल्कि ये सब चीजें एक साथ आपस में संयोजित करते हुए बढ़ती हैं, तभी वो एक व्यक्तित्व का निर्माण कर पाती है। फिर है सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। विकास के सभी पक्षों में, चाहे वे गति संबंधी या मानसिक हो, बालक पहले सामान्य प्रतिक्रिया करता है, बाद में विशिष्ट प्रतिक्रिया करता है। अर्थात सामान्य प्रतिक्रियाओं से वह विशिष्ट प्रतिक्रियाओं की ओर बढ़ता है। नवजात शिशु पहले अपने पूरे शरीर का संचालन करता है, तब बाद में किसी विशेष अंग का संचालन करता है। आपने देखा होगा जब वो झूले में या पलंग पे या पालने में होता है तो पूरी बॉडी को एक साथ हिलाता है गोद में लेने के लिए कि वे व्यक्ति उसे गोद में ले ले, पूरे शरीर का संचालन करता है।
लेकिन जब बाद में उसको ये समझ विकसित हो जाती है तो सामान्य से विशिष्ट हो जाता है कि अगर उसके कुछ चीज को पकड़ना है तो केवल हाथ को ही वो ऊपर उठाएगा, या उसको गोद में आना है तो भी वो हाथों को आगे बढ़ाएगा, चेहरे पर मुस्कुरान लाएगा। अब उसकी पूरी बॉडी में जो पहले वो सामान्य प्रतिक्रिया कर रहा था वो प्रतिक्रिया नहीं करेगा, यानी उसको इस बात की अंडरस्टैंडिंग हो गई है, उसने इस बात को सीख लिया है कि अब उसे सामान्य से विशिष्ट की तरफ आना है। समान प्रतिमान का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार मानव जाति के शिशुओं के विकास का प्रतिमान एक समान है, अर्थात उनके विकास में किसी प्रकार का अंतर नहीं होता है। जैसे हम बच्चे के विकास की बात करते हैं तो समान प्रतिमान का मतलब 2 आंखें, 2 कान है, 2 हाथ है, सभी का पैटर्न एक जैसा ही है। अब वो पैटर्न में अगर एबनॉर्मल है तो इसका मतलब वो असामान्य बालक है। तो सृष्टि में 99% जो बालक होते हैं वो सभी एक पैटर्न पर होते हैं। वंशानुक्रम व वातावरण का अंतःक्रिया का सिद्धांत, बालक का विकास वंशानुक्रम तथा वातावरण के अंतःक्रिया के कारण होता है, अर्थात वंशानुक्रम उन सीमाओं को निश्चित करता है जिनके आगे बालक का विकास नहीं किया जा सकता। स्किनर के अनुसार जीवन के प्रारंभिक वर्षों में दूषित वातावरण और गंभीर रोग जन्मजात योग्यताओं को कुंठित या निर्बल बना सकते हैं। कहने का आशय कि वंशानुक्रम का जो प्रभाव है वो बालक के व्यक्तित्व पर ताउम्र रहता है, जिसको आप आसानी से नहीं बदल सकते। जैसे कई बार माता पिता का किसी तनाव किसी ग्रसित होना और उसका इम्पैक्ट बालक के अभिवृद्धि और विकास पर पड़ना, या जन्म के समय उसके वंशानुक्रम जो स्थिति है उसके ऊपर पड़ना, एक तो ये स्थिति है। इसके अलावा अगर वो पैदा हो रहा है उस समय में ऐसा कोई दूषित वातावरण हो गया या कोई गंभीर रोग माता के हो गया जिसका प्रभाव भी बालक के ऊपर पड़ता है। इसके अलावा अगर वो जन्मजात कोई उसकी अयोग्यता आ गई उसमें, उससे भी वो कुंठित या निर्बल बन सकता है, जिसको कि सुधारना बहुत ही मुश्किल होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें व मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे अभिवृद्धि और विकास की जो वीडियो हैं उनका भी आप लाभ उठा सकें।